Okay, macroeconomics, chapter number 4. I'm referring to BKOD again. Chapter number 4. In this, we will be talking about methods of calculating national income. Firstly, what is national income वाला aggregate क्या होता है? NNPFC. This is अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है calculate national income. This is the aggregate they are looking for. If they ask you to find domestic income, then it will be NDPFC. Okay. क्लियर ना। अभी हम नेशनल इनकम को ये तो जब थर्ड चैप्टर में जो हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करी थी दैट वाज यूजिंग द एग्रीगेट्स। मैंने एक की वैल्यू आपको दी थी तभी आप दूसरे की वैल्यू निकाल पा रहे थे ना। इन केस एग्रीगेट्स नहीं होते और आपको इन जनरल नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो वो आप कैसे करोगे? तो देयर आर 3 वेज फॉर दैट। देयर आर 3 वेज। फर्स्ट इज वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का कुछ नहीं है। मान लो मैंने 4 शर्ट बनाई, 4 शर्ट बनाने में जो इनकी वैल्यू है, हर शर्ट की कॉस्ट 10-10 रुपए है, सो वैल्यू एडेड वुड बी व्हाट 40. सो दिस इज वन मेथड. सेकंड इज इनकम मेथड. इनकम मेथड इज व्हाट, ये 4 शर्ट तीनों मेथड से आप करोगे आपकी जीडीपी सेम ही आएगी, ठीक है। आपका जो वैल्यू नेशनल इनकम की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी सिमिलर ओनली, चेंज नहीं होगा. These are just the different ways of doing it. अब ये क्या था, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं मैं हर शर्ट की वैल्यू, पहले वाले में मैंने क्या करा, वैल्यू लिख ली. सेकंड वाले में अब मैं शर्ट को बेचूंगी. कितने की बेचूंगी? 10 रुपए की, 10 रुपए की बेचूंगी. तो मेरी इनकम होगी कुछ, मेरी इनकम होगी ना कुछ. अब वो इनकम कितनी होगी? अगेन इट वुड बी 10 into 4, दैट वुड बी 40. हर शर्ट से मुझे कितना पैसा मिला, इनकम होगी वो मेरी, दैट विल बी 10 into 40. अब एक तीसरा इंसान है जो कि खरीदेगा, जो कि क्या खरीदेगा, खरीदेगा, इसको एक्सपेंडिचर करेगा. 10 रुपए की शर्ट 12 रुपए में खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना. 10 रुपए की शर्ट 10 रुपए में खरीदेगा. तो एक जना एक्सपेंडिचर कर रहा है, यानी कि खर्चा कर रहा है. उसने भी 4 शर्ट खरीदी, उनकी वैल्यू कितनी है? 10, अगेन 40. तो तीनों की वैल्यू आएगी सेम. These are just 3 ways of calculating national income. आप या तो उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर उससे इनकम कितनी, जितनी वैल्यू होगी इनकम आपको पर्टिकुलर उस हिसाब से मिलेगी, तो आप उसकी इनकम के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो. या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर, वो कितना खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, इस तरीके से कर सकते हो. National income can be calculated as the sum total of value addition in the economy, or as the sum total of income generated in the economy, or as the sum total of the expenditure on the final goods and services produced in the economy. Understand? Clear? 3 ways. Next, अब हम इन तीनों मेथड्स को पढ़ेंगे. इसको हम, एक को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, एक को हम बोलते हैं इनकम मेथड, एंड इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर. First is your value added method. Value added method measures national income in terms of the value addition by each producing enterprise in the economy during an accounting year. This is also known as industrial origin method या फिर net output method. ये जो also known as के आगे 2-4 चीजें लिखी होती है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेन वाली तो आपको याद रह जाती है क्योंकि पूरे चैप्टर में वही वर्ड यूज किया होता है. बट ये जो also known as है, क्वेश्चन में वो ये दे देते हैं. पेपर में आपको वैल्यू एडेड की जगह लिख देंगे कैलकुलेट द नेशनल इनकम यूजिंग नेट आउटपुट मेथड. अभी आपको अभी नेट आउटपुट तो हमने पढ़ा है, हमने 3 ही मेथड्स पढ़े हैं, वैल्यू, इनकम और रिजल्ट. तो दिस इज, यू हैव टू रिमेंबर द अदर नेम्स. व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ दिस, what are the other names of these particular methods? So value added क्या है? Value added is something, जैसे रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल से मैंने इसको फिनिश इंडस्ट्रीज में भेजा, तो इंडस्ट्री से इसने इसको फिनिश गुड किया. फॉर एग्जांपल हमने व्हीट का एग्जांपल लिया था. गेहूं, व्हीट विल टर्न इनटू फ्लोर, फ्लोर विल टर्न इनटू रोटी और चपाती, ठीक है. तो हर स्टेज में इसमें एक वैल्यू ऐड हुई होगी कि नहीं हुई होगी?
इसमें हम इन वैल्यूज को ऐड करते हैं। अब हम इस केस में रूट फाइनल रूट की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, इस केस में हम बीट की और इसकी वैल्यू ऐड करेंगे और इससे आपकी रूट। समझ में आया? सो वैल्यू एडेड का मतलब हर जो भी प्रोडक्शन की स्टेज है ना, ये पूरा एक रोटी बनने की प्रोडक्शन ये है। सो दिस स्टेज में जितनी भी वैल्यू ऐड होती है उस एडिशन को हम वैल्यू एडेड मेथड में कैलकुलेट करते हैं। इसको हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या फिर आपका नेट आउटपुट मेथड भी होगा। Estimation of the contribution of all producing enterprises of production in the domestic territory of the country during the year is equal to the market value of GDP called G। अब वैल्यू एडेड मेथड से आपका क्या निकलेगा? जी, याद रखना वैल्यू एडेड मेथड से आपकी जीडीपी एमपी निकलती है। अब क्या होता है ना, कभी कभार जब आपको बोला जाता है कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, आप लिख देते हो नेशनल इनकम, पूरा सॉल्व कर लोगे और वैल्यू इसकी लिख के आ जाओगे। याद रखना है वैल्यू एडेड मेथड से आपकी जीडीपी एमपी निकल रही है, देयर विल बी एन एडिशनल स्टेप, एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको, जहां पे आपको एनएनपी एफसी निकालना पड़ेगा जीडीपी एमपी को यूज करके। अंडरस्टैंडिंग? तब जाके आपकी नेशनल इनकम निकलेगी। जीडीपी एंड वैल्यू एडेड करने इस मेथड से आपका ये एग्रीगेट निकलता है, नॉट दिस। If you are asked to calculate this, if you are asked to calculate national income, there will be an additional step after calculating GDP। ठीक है ना? अब इसमें कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट होती हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? जो भी बिहाइंड मतलब फाइनल गुड्स, जब तक फाइनल गुड्स प्रोडक्शन लाइन के अंदर था उस टाइम पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ, दैट इज योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो वैल्यू एडेड क्या है? वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू व्हाट? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। What is value of output? It refers to the market value of goods or services produced by a firm during an accounting year. If the entire output of the year is sold during the year, the value of output is equals to sales. Value of output को हम sales भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Sales भी बोलते हैं। Only ये sales कब बोला जाएगा? Only if आपने जितना भी बनाया वो सारा बेच दिया। In that case it will be known as sales। बट क्या हम जितना बनाते हैं सारा सेल कर देते हैं? क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? स्टॉक। अगर तो आपको उसने डायरेक्टली दे दिया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज दिस, इफ डायरेक्टली इट इज गिवन तो ठीक है। अगर उसने वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया, सेल्स दिया है और आपको स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, तो फिर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा, फिर जाके आपकी उसकी वैल्यू आएगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। क्या होता है? सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। नाउ व्हाट इज डेल्टा स्टॉक? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक की वैल्यू इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? दिस कॉमन स्टूडेंट यू मस्ट नो व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक। ईयर एंड होने पे आपका अकाउंट क्लोज होने पे कितना स्टॉक है, और जब आपने ईयर शुरू किया था, यानी कि अगर मैं 2021 की बात करूं तो जनवरी 2021 में मेरे पास कितना स्टॉक था, वो मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा, और दिसंबर 2021 में मेरे पास कितना स्टॉक है, दैट विल बी माय क्लोजिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? डेल्टा स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर आपको डायरेक्टली उन्होंने वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है तो फिर कुछ नहीं करना है, और अगर उन्होंने सेल्स और डेल्टा स्टॉक अलग से दिया हुआ है तो आपको निकालना है। इन सम केसेस हो सकता है उन्होंने आपको डेल्टा स्टॉक डायरेक्टली ना दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक दिया हो और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी हो। सबसे पहले आप डेल्टा स्टॉक निकालोगे, फिर उसको आप सेल्स में ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे,
फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे लिखेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट में जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करोगे तब जाके आपकी वैल्यू एडेड। समझ में आया? ऑल क्लियर? वन मोर थिंग, सेल्स क्या होगी? व्हाट इज सेल्स? कितना आपने बेचा? सेल्स कैसे निकालोगे? प्राइस इनटू क्वांटिटी। सेल्स कैसे निकालोगे? प्राइस इनटू क्वांटिटी, व्हिच मींस सेल ऐसे निकलेगी ना, मेरे पास अभी मैंने आपको शर्ट का एग्जांपल दिया था, 4 शर्ट 10-10 रुपए की, तो प्राइस कितनी है? 10 रुपए, क्वांटिटी कितनी है? 4, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी मेरी सेल। तो अभी ये भी समझ में आ गया, अगर सेल्स भी आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो दैट एज वेल आपको पहले प्राइस और क्वांटिटी से सेल्स निकालनी पड़ेगी, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अगर आपसे वैल्यू एडेड निकालने को बोला जाए तो वो कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल प्लस डेल्टा। सेल कैसे निकलेगी? प्राइस इनटू क्वांटिटी। डेल्टा स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आप अगर टेबल बना लेते हो तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? समझ में आई सारी चीजें? Now value if some output remains unsold, डेल्टा स्टॉक क्या है? जो आउटपुट रह गया, जो नहीं बिका है। Change in output is the measure between difference between closing stock on the beginning of the year and the opening stock at the of the accounting year. Delta stock is closing stock minus, रिवाइज करिए, मैं पढ़ा चुकी हूँ, closing stock minus opening stock. अब what is intermediate consumption? Intermediate consumption is the value of non-factor inputs, all inputs other than factor inputs of labor, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के अलावा जो आपकी वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि इसमें से माइनस करते हैं। प्राइमरीली इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो बेसिकली आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? रॉ मटेरियल्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू? तो जब आप मुझे बताओ, जब मैं यहाँ पे अपनी ब्रेड की वैल्यू ऐड कर रही हूँ, जब मैंने ब्रेड की वैल्यू ऐड कर दी तो उसमें आटे की वैल्यू, गेहूं की वैल्यू ऐड करना जरूरी है। जब आप ब्रेड खरीदने जाते हो, 40 रुपीज की ब्रेड, 40 रुपीज की ब्रेड खरीदते हो, तो उसमें ऐसा तो होता नहीं कि ये आटे के पैसे 10 रुपए अलग से ले लो और ये आपकी गेहूं के पैसे 10 रुपए अलग से ले लो, आपने पीसा था उसके पैसे। ऑल दिस डज नॉट हैपन, राइट? जस्ट पे फॉर द ब्रेड। सो जब ब्रेड के पैसे ऑलरेडी ऐड हो रहे हैं तो उसमें रॉ मटेरियल्स के पैसे ऐड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू अवॉइड डबल काउंटिंग हम आईसी को माइनस करते हैं। आईसी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यू ऑफ। समझ में आया? क्लियर? अंडरस्टैंड? आगे क्या है? ओके, इससे क्या निकलेगी हमारी? कौन सा एग्रीगेट निकलेगा? जीडीपी एमपी। क्या निकलेगी? जीडीपी एमपी निकलेगी। फिर जिसको हमें क्या जिससे हमें क्या निकालनी है? एनएनपी एफसी। ग्रॉस से नेट आने के लिए क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। डीपी से एमपी आने के लिए क्या करते हैं? प्लस एनएफआईए। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट, बड़ा प्रोडक्ट, तो प्लस नेट फैक्टर इनकम। और एमपी से एफसी आने के लिए minus NIT. NIT stands for net indirect taxes, and net indirect taxes is what? Indirect taxes. Okay. Now certain precautions. चलो पहले एक क्वेश्चन कर लेंगे फिर price, quantity, closing stock, price, quantity, stock on January 2020, stock on December 2020,
जब तक आप इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस नहीं करोगे तब तक आपका वैल्यू एडेड नहीं निकलेगा। और वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू जीडीपी एनपी, नॉट वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर? तो वैल्यू एडेड इज जीडीपी एनपी। जीडीपी एनपी को आप एनएनपीएफसी निकालने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज, कुछ चीजें जिसमें नहीं होती हैं क्या है? सबसे पहला तो वैल्यू सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जो हम सेकेंड हैंड चीजें खरीदते हैं उनकी वैल्यू को हम इस मेथड में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब उसको फर्स्ट टाइम लिया गया था तब उसकी वैल्यू इंक्लूड हो गई थी। जब उसको फर्स्ट टाइम आया होगा वो मार्केट में तब उसकी वैल्यू ऐड हो गई थी, तो हम दोबारा उसकी वैल्यू को ऐड नहीं करते हैं। So it is not included in the estimation of value added or GDP because value of second hand goods is already accounted in the year when they were produced. जब उनकी प्रोडक्शन हुई थी तब उनको जीडीपी में ऐड कर लिया गया था, तो अभी हम दोबारा से ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज कमीशन। जो आपको कमीशन मिलती है और कुछ भी आपने बेचा, सेकेंड हैंड गुड्स को जब आप बेचते हो तो उस पर आपको कमीशन मिलती है। जैसे आपने ये कार की कंपनी सुनी होगी ट्रू वैल्यू करके, एंड दिस क्विकर एंड एवरीथिंग व्हिच दे सेल, उनको कुछ कमीशन मिलता है। उनकी इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सॉरी, इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज कमीशन क्या है तरीके से, सॉरी आई मेड मिस्टेक, उनकी इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। हम उनकी गुड्स जो उसने गाड़ी बेची, मान लो 4 लाख की गाड़ी उसने 2 लाख में बेची, so those 2 lakh will not be included in the GDP. पर वो जो 2 लाख की गाड़ी बेचने में उसको 20,000 की कमीशन मिली, that will be included in the GDP because वो तो ना पिछली बारी मिली थी, वो हमने पहले कभी कैलकुलेट नहीं करी ना, वो तो उसकी पैसा है, जो वो इनकम है ना उसकी, वो किसी चीज को खरीदेगा उस इनकम को यूज करेगा उस चीज को करने में। तो इसीलिए कमीशन जो है उसको हम इंक्लूड करते हैं बिकॉज इट इज अ रिवॉर्ड। कमीशन क्या है? इट इज अ रिवॉर्ड व्हिच इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज all account production of goods of the producing unit is taken into account while estimating value added because these goods are like produced those for the market, they are simply not sold only to their need for, जैसे कि खुद की आपने गुड्स और सर्विस, जैसे मम्मी ने घर में किचन गार्डन लगाया, मम्मी ने धनिया उगा रिया या टमाटो उगा रही है, घर में ग्रो कर रही है, मान लो आपके खेत हैं उधर से आपके लिए अनियन या पोटैटो वगैरह आ रहे हैं, सो उसकी वैल्यू को भी हम ऐड करते हैं। क्यों करते हैं भैया? आपने बस बेची ही तो नहीं, सोल्ड ही तो नहीं करी, उस टमाटर की कुछ तो वैल्यू है ना, अगर वो निकल गया उस पौधे में से तो इट होल्ड्स सम वैल्यू और दी अदर, तो उसकी वैल्यू इसीलिए ऐड करी जाती है। तो गुड्स और सर्विसेज जो आप अपनी खुद के कंजम्पशन के लिए, गुड्स और सर्विसेज नहीं जस्ट गुड्स, जो गुड्स आप अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए भी प्रोड्यूस कर रहे हो, उन गुड्स को भी हम नेशनल इनकम, उनकी गुड्स की वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्लियर? क्योंकि आप मान लो ठीक है उसकी आपको वैल्यू नहीं पता कि हाँ मुझे क्या पता एक टमाटर मेरे घर में कितना पौधे में उगा होगा, बट अगर आप उसको खरीदने वही एक टमाटर या अगर 4 टमाटर हो गए, जब आप उसको मार्केट में खरीदने जाओगे तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन इनटू अकाउंट again because these are like goods produced for the market, example wheat produced and consumed by the farming families themselves. भाई जो उनकी खुद की वैल्यू होती है गुड्स की वो हम इंक्लूड करते हैं, चाहे आपने खुद ही प्रोड्यूस, आपने चाहे खुद ही कंज्यूम करी, आपने चाहे खुद ही कंज्यूम करा, बट देन उसकी कुछ तो वैल्यू रही होगी। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज नॉट इंक्लूडेड। वो तो पता चल गया जब हमने उसको माइनस ही कर दिया, उसकी माइनस कर दिया ना वैल्यू आईसी, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दी, तो वो तो हमें पता चल ही गया कि रॉ मटेरियल्स की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते हैं इन दी एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड और जीडीपी बिकॉज इट ऑलरेडी फाइनल गुड में उसकी वैल्यू, जब हमने ब्रेड की वैल्यू ली तो उसमें आटे की और गेहूं की वैल्यू इंक्लूडेड, इसलिए हम उनको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करते। Imputed rent on the owner occupied house is to be taken into account. मतलब because all houses have rental value no matter these are self. अब जैसे this is very interesting, आप खुद के घर में भी रहते हो तो घर में रहने का जो आप
और जो आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप रेंट नहीं दे रहे हो, बट वो वैल्यू भी कैलकुलेट करी जाती है, क्योंकि हर घर की एक रेंटल वैल्यू होती है। मान लो अगर आप नहीं रह रहे हो तो आप किसी को उस घर में रहने के लिए छोड़ दे, तो वो तो कुछ इनकम जनरेट करता ना इकोनॉमी में, आपको रेंट मिलता उससे। बट आप अपने घर में रह रहे हो तो आपको रेंट नहीं मिल रहा, बट आपका वो पैसा बच रहा है ना, वो आप कहीं और एक्सपेंड कर दोगे। तो हम उस हाउस की, आपके खुद के घर की रेंटल वैल्यू को भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody else is living in your particular house, he or she will be paying you a rent. Then you will use that rent amount to buy or purchase something. Clear? But if you are staying in your own house, which means you are not paying any rent, मनी बच रही है ना, वो the money is saved. For example, 20,000 रेंट है आपके घर का, वो 20,000 आपको नहीं खर्च करने पड़ रहे रेंट देने में, तो वो आपकी इनकम से बच जाएंगे जब आप कुछ चीज खरीद पाओगे। Am I clear or not? Okay. Next is services. अभी मैंने जब गुड्स और सर्विसेज बोल दिया था गलती से, तो मैंने खुद को क्लियर किया कि नो सर्विसेज जस्ट गुड। सर्विसेज जो आप खुद के लिए करते हो उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि मम्मी घर में आपको खाना बना के दे रही है, उस खाना बनाने की सर्विस को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। देयर वर रीसेंट डिबेट्स कि हमारी हाउसवाइफ को जो घर का काम कर रही है उस चीज़ के लिए उनको सैलरी मिलना चाहिए, या फिर उस चीज़ की वैल्यू को हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देना चाहिए, ताकि उनके काम की ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, ताकि उनके काम को, जो लोग ऐसे बोलते हैं घर का काम ही तो करते हो इसमें क्या बड़ी बात है। सो नो, देयर इज अ बिग थिंग। तो जब तक आप उस चीज़ में, क्योंकि आपने उसमें वैल्यू अटैच नहीं कर रखी ना, आपको एक्चुअली पता नहीं है, कल को मम्मी सैलरी मांगने लग जाएंगे तो पता चलेगा भैया बड़ी बहुत महंगी पड़ रही है मम्मी, नहीं कराना है इससे काम। बट लेकिन यू आर नॉट पेइंग हर एनीथिंग, शी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है। जस्ट इमेजिन अ सिमिलर काम करने वाली अगर आप कोई मेड रखते हो, शी विल टेक नो लेस देन 20-30,000 रुपीज पर मंथ। बट मदर कर रही है तो उनको आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। सो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो भी सर्विसेज आपने खुद के कंजम्पशन के लिए लिए हैं, वो सर्विसेज हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्या नहीं करते? वो सर्विसेज जो आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करी हैं, those services are not included in the national income. Last thing is डबल काउंटिंग वाला, मैंने आपको बता ही दिया है। डबल काउंटिंग क्या है कि अगर मैं रॉ मटेरियल्स की वैल्यू भी ऐड कर लूंगी और आउटपुट की वैल्यू भी ऐड कर लूंगी, तो इन दैट केस डबल काउंटिंग हो जाएगा ना, और से मुझे फॉल्टी जीडीपी मिलेगी, सही जीडीपी नहीं मिलेगी। तो इसलिए डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है। सो डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वही अगेन जो चीज़ें वैल्यू एडेड मेथड को फॉलो कर सकते हैं, और हम सिर्फ उन गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जिनकी हमको फाइनल आउटपुट या फाइनल वैल्यू पता। ओके, डू नॉट पुट योर बुक्स, कीप काम।